गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस, है ना। दो कंट्रीज के, हम 2 से 3 कंट्रीज के हमने एग्जांपल लिए थे, जिसमें पाकिस्तान और चाइना का लिया था। आज हम जो हम टॉपिक कवर करेंगे, वो हम सबसे पहला जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। ओके, लास्ट प्रीवियस क्लासेस में क्लास 8 में हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ चुके हैं। जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री के सिटीजन्स को इक्वल राइट होती है, सारे सिटीजन्स, है ना। मैन हो वुमेन हो, ओके, अगर उसकी जो उस कंट्री को जो भी सर्टेन एज लिमिट है ना, उसके बाद वो वोट कर सकता है ना। किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लाइक कास्ट से रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड, स्टेटस रिलेटेड, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली। ओके, सो यहाँ पर इस टॉपिक में भी हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है सऊदी अरब का, है ना। साल 2015 तक वहां पर वुमेन्स को अपना वोट कास्ट करने की परमिशन नहीं थी। साल 2015 के बाद ही वहां पर वोट कास्ट करने की परमिशन दी। इसके बाद एक और एस्टोनिया नाम का एक छोटी सी कंट्री है, जो कि वहां पे सिटीजनशिप के हिसाब से उन्होंने कुछ अलग ही रूल बना रखे थे। और उस रूल के अकॉर्डिंग हुआ ये था कि द पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। अब ऐसे पीपल जो कि रशियन कंट्रीज से बिलोंग करते थे और उस देश में रहते थे, वो वहां पर मतलब एज सिटीजन, वो एज ए सिटीजन थे वो एस्टोनिया के, बट सिंस उनकी ओरिजिन जो थी वो रशियन कंट्री से थी, एज ए रिजल्ट उनको वोट करने में काफी मुश्किल पैदा होती थी। फिर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिजी का। ओके, अब द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन। अब वहां के जो नेटिव फिजियंस हैं, मतलब जो उस कंट्री के नेटिव फिजीज हैं, वो वहां पर वोट कर सकते हैं। पर लेकिन कोई इंडियन ओरिजिन का फिजियन अगर वहां पर जन्म लेता है, वहीं पर एज ए सिटीजन बनता है, तो वो वहां पर वोट अपना कास्ट नहीं कर सकता। उसके साथ साथ अगर वो वहां वोट कास्ट भी करता है, तो उसके वोट की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। जो वहां के नेटिव फिजियंस हैं, उनकी वोट की अहमियत ज्यादा थी। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि इन डेमोक्रेसी जो हमें एक नई डेफिनेशन मिलती है कि ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वन वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। अब इससे हमें एक नई डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन मिलती है कि हर सिटीजन का एक इक्वल राइट होना चाहिए अपने वोट कास्ट करने में। उसके साथ साथ एक और चीज, जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं, उस एक वोट की एक ही वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई वहां का नेटिव सिटीजन पर्सन है तो उसके वोट की वैल्यू ज्यादा हो एज कंपेयर टू द अदर सिटीजन्स। ओके, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स। ओके, रूल्स ऑफ लॉ का मतलब यह होता है कि सबसे पहले जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी लीडर है, जिसके पास जिम्मेदारी, उनका लीडर है, उसको कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन से अकॉर्डिंग ही जनता के साथ उसको कुछ डिसीजंस लेने चाहिए। एज वेल एज साथ ही साथ जो जितने भी राइट्स हैं, ह्यूमन जो भी सिटीजन्स के राइट्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। ओके, इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जिम्बाब्वे कंट्री का। ओके, अब जिम्बाब्वे कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिटी के पीपल्स दोनों का डोमिनेशन है। मतलब इन द प्रेजेंट वर्ल्ड आल्सो वहां पर ब्लैक्स भी मिल जाएंगे एज वेल एज द व्हाइट्स भी मिल जाएंगे। तो 1980 से पहले जो व्हाइट कम्युनिटी के पीपल्स थे, उनका व्हाइट माइनॉरिटी का रोल था 1980 तक। 1980 के बाद वहां पे व्हाइट माइनॉरिटी और ब्लैक माइनॉरिटी दोनों में इक्वलिटी हो गई, पर उससे पहले जो व्हाइट्स थे उनका ज्यादा रूल था। ओके, तो आइए हम पढ़ते हैं वहां के एग्जांपल। जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जो वहां पे व्हाइट्स हालांकि कम थे, पर लेकिन उनका रूल चलता था, तो उनको उससे फ्रीडम 1980 में मिल गई। अब उसके बाद जो कंट्री जो रूल कर रही थी, वो एक ऐसी पार्टी से रूल कर रही थी, JNUPF। इस पार्टी का बहुत बड़ा अहम योगदान था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। ओके, उसके जो लीडर थे रॉबर्ट मांगुवे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। और जब से उन्हें इंडिपेंडेंस मिली 1980s के बाद, जब से उन्हें इंडिपेंडेंस मिली, जब से वो लोग रूल कर रहे थे। मतलब वो जो उनके पार्टी के हेड थे, लीडर थे रॉबर्ट मांगुवे, वही रूल कर रहे थे। इलेक्शंस भी
रेगुलर टाइम में रेगुलेशंस में होते गए और वो सारे इलेक्शंस जेएनयू पीएफ ने जीते. ओके, सॉरी जेएनयू पीएफ पार्टी ने. प्रेसिडेंट मुगाबे वाज अ पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन. हालांकि जो वहां के प्रेसिडेंट थे जिम्बाब्वे के, वो भले पॉपुलर थे पर लेकिन अनफेयर मींस यूज करते थे, मतलब कि गलत तरीके से अपना इलेक्शन जीतते थे. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the power of president and make him less accountable. इसके साथ साथ एक और चीज उन्होंने ये करी कि जब वो रूल कर रहे थे तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस करते हैं जिससे कि प्रेसिडेंट की पावर बढ़ती जा रही थी. ओके, ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड. और जो समय की वहां की जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, है ना, उनको ज्यादा बोलने दिया नहीं जाता था और अगर वो उनके खिलाफ आवाज खड़े करते थे तो उनकी आवाज दबा दी जाती थी, उनको काफी परेशान किया जाता था. पब्लिक प्रोटेस्ट के डेमोन्स्ट्रेशन जो होते थे, जो पब्लिक कभी आंदोलन करती थी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आंदोलन करती थी, प्रोटेस्ट करती थी, तो उसको इलीगल घोषित करवा दिया गया. ओके, देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. और एक ऐसा लॉ बना दिया गया जिसमें कि आप कोई भी पर्सन हो, चाहे वो मीडिया हो, वहाँ के सिटीजन्स हो या कि ओपोजिशन पार्टी हो, उसको कोई हक नहीं है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ बोल सके या उसको क्रिटिसाइज कर सके. जितने भी वहाँ के टेलीविजन एंड रेडियो, वो कंट्रोल कौन करती थी? वहाँ की गवर्नमेंट करती थी और उनको वही दिखाने के लिए बोलती थी जो वो चाहते थे, मतलब अपने पार्टी की तारीफ करवाना, उनकी उपलब्धियां गिनवाना, वही सब वहाँ के रेडियोस और टीवी चैनल्स को परमिसिबल था. There was an independent newspaper, but वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर भी था, पर लेकिन गवर्नमेंट हैज those journalists who were against it. और गवर्नमेंट उन जर्नलिस्ट को काफी परेशान करती थी, उन न्यूज़पेपर्स को, जो कि एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर था जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत रखता था, उनको भी काफी परेशान करती थी. The government ignored some court judgments that were against it and pressurized judges. He was forced out of office in 2017. और इसके साथ अगर कोर्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई फैसला भी सुना देता था तो उसको वो अनदेखा करते थे और जजेस को प्रेशराइज करते थे कि अपना डिसीजन चेंज करें. द एग्जाम्पल, हालांकि 2017 में वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनको वहां से हटा दिया गया. ओके, the example of Zimbabwe shows the popular approval of the ruler is necessary in a democracy, but it is not sufficient. हालांकि अगर हम जिम्बाब्वे का एग्जांपल देखिए तो वहां के प्रेसिडेंट काफी पॉपुलर थे, उनका फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा हार्ट था, पर लेकिन इस बात से हम ये बात तो ठीक है कि जो वहां का जो किसी भी कंट्री का लीडर हो, है ना, वो पॉपुलर होना चाहिए. उसके साथ साथ हमें इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि वो जो लीडर है वो से पॉपुलर होना सफिशिएंट नहीं, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करना भी जरूरी है. पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक. जितने पॉपुलर जो लीडर्स होते हो सकता है उनकी गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक हो. पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक. इफ वी विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन. और इसीलिए वाइल इलेक्शन, जब इलेक्शन टाइम होता है, जब कोई पॉपुलर लीडर आता है तो उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि किस बैकग्राउंड से है. ओके, या फिर उसका कोई पास्ट में उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है. इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए. ओके, बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस, है ना. जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्शन से पहले भी चेक करते रहना चाहिए, इलेक्शन के बाद उसके वर्किंग स्टाइल कैसी है, वो कैसे वर्क करता है, ये जुरिडिक्शंस में रहकर काम करता है कि नहीं, इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए. There should be sufficient room for normal political activity. और साथ साथ ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी अगर जीत गई है, जो रूल करे उसी का रूल हो, ऑपोजिशन पार्टी का भी उतना ही इक्वल हक होता है कि वो गवर्नमेंट के कामों के प्रति क्वेश्चंस कर सके, उनके अगेंस्ट बोल सके. ओके, in period before the elections should be sufficient room for normal political activity including political opposition in period before election. This requires that the states respect some basic rights of the citizens. और साथ ही साथ इलेक्शन से पहले दोनों पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी हो उसको भी बोलने का हक, वो भी अपनी कैंपेनिंग कर सके. ओके, और इसके साथ साथ सिटीजन्स के जो कुछ राइट्स होते हैं वो भी सिक्योर होने चाहिए. This should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form association, to protest and take other political actions. Everyone should be equal in eyes of law.
These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are observed by everyone. Okay? इसके साथ साथ जो सिटीजन्स के बेसिक राइट्स होते हैं, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपना ओपिनियंस रखना, इन सब के बारे में भी आज़ादी होनी चाहिए वहाँ के सिटीजन्स को. ओके, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेस्ट भी करने देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसको बैन कर दिया जाए या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना ना दिया जाए. इसके बारे में हम और डिटेलिंग में पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 5. Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the election. A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. It has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultation. इसके साथ साथ हमें यह पता चलता है कि भले ही कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, उसका लीडर भले ही उस पार्टी का लीडर इलेक्ट हो जाता है एज ए लीडर, बट इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो फैसले लेता है, डिसीजंस लेता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर हो. ओके, इसके साथ साथ उसके अपने सिटीजंस के भी ख्याल रखना चाहिए. ओके, ऐसे कोई डिसीजन लेना चाहिए जो सिटीजंस के अगेंस्ट जाए, और एज अ पार्टी उसके साथ उसको एज एन पार्टी उसको सबके साथ सलाह मशवरा कर ही कोई भी डिसीजन आगे लेना चाहिए. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and the law. Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials. इसके साथ साथ इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए किसी भी लीडर को कि वो अकाउंटेबल है, कि उसको वहाँ के सिटीजन्स ने उसको इलेक्ट किया है, तो कोई भी डिसीजन अपने हिसाब से नहीं ले सकता है. उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि उसने वो डिसीजन क्यों लिया है. ओके, both this aspect give us a fourth and the final feature of a democracy. Okay, ये हमारा ये वाला फीचर, ये वाला एग्जांपल हमें एक और फीचर देता है हमारी डेमोक्रेसी का. A democratic government rules within the limits set by the constitutional law and citizens' right. इससे ये बताइए कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसको अपने एक लिमिट में रहकर काम करना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नियम कायदे कानून है उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, एज वेल एज जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उसको ध्यान में रखकर कि उसको कोई भी डिसीजन या फिर काम अपना जो भी काम है वो करना चाहिए. ओके, अब हम पढ़ेंगे द समरी ऑफ दिस डेफिनेशन या फीचर्स के डेमोक्रेसी समरी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे, है ना. इसमें हम पढ़ेंगे कि हम 4 फीचर्स पर उसके साथ समराइज क्या निकलता है, क्या समरी निकल रही है इसकी. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people, है ना. ये हम क्लास 8 7 से ही पढ़ते हैं. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर वहां के पीपल्स अपने के लीडर्स को इलेक्ट करते हैं. ओके, बट क्या ये डेफिनेशन एडुकेट थी? नहीं थी. ओके, भले ही पीपल्स इलेक्शन वोट कर रहे हैं, है ना, या अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां का लीडर्स अगर अनफेयर मीन्स यूज करके अपने आप को एज ए लीडर घोषित कर दे, तो भी कोई वो नहीं है, कोई सेंस नहीं है. जैसे हमने पाकिस्तान का हमने एग्जाम्पल पढ़ा, हालांकि वहाँ पे प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, उसके बावजूद भी जो फाइनल अथॉरिटी थी वो किसके पास थी? वहाँ के प्रेसिडेंट के पास. जो वहाँ की जो लीडर्स उन्होंने, वहाँ के जो लोकल लीडर्स, प्रोविंशियल लीडर्स यानी कि उनके स्टेट्स के लीडर्स जो उन्होंने चुने थे, उनके पास कोई हक नहीं था. फाइनल अथॉरिटी किसके पास थी? प्रेसिडेंटशिप के पास. हालांकि वहाँ पे ये रूल तो फॉलो हो रहा था कि हम वहाँ पर अपने जो प्रोविंशियल असेंबलीज में जो लीडर्स थे वो हम खुद इलेक्ट कर रहे थे, बट फाइनल अथॉरिटी किसके पास जा रही थी? प्रेसिडेंटशिप के पास. तो वो की जो कि गलत था. ओके, तो डेमोक्रेसी के कुछ पॉइंट्स निकलते हैं, तो आइए हम वो डिस्कस करते हैं जिससे कि समराइज हो जाएगा कि एक्चुअल डेमोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए. रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, है ना. जब हम इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चूज करते हैं तो उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी हम अपना लीडर चुनते हैं या रूलर चुनते हैं वो सारे डिसीजंस लेता है हमारे लिए. ओके, जो भी मेजर डिसीजंस लेने हो. इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. अब इलेक्शंस क्यों होते हैं? उसका रीजन यही होता है कि हम अपना रूलर चेंज कर सकते हैं. अगर उसने 5 से 6 साल के टर्म में उसने कोई अच्छा काम नहीं करा या उसने सही ढंग से गवर्नमेंट को रूल नहीं किया, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने रूलर्स को चेंज कर सके. पर लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि वहां पर फ्री इलेक्शंस या फिर फेयर मींस ऑफ इलेक्शंस होने चाहिए. ओके, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान होनी चाहिए कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए
किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर या फिर कास्ट या फिर रिलीजियन। ओके, अगर कोई उस कंट्री का सिटीजन है तो उसके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए वोटिंग करने के। ओके, the exercise of this choice leads to government limited by basic rules of the constitution and citizens right। अब last but not the least जो सबसे important फीचर है या फिर एक इम्पोर्टेंट चीज है डेमोक्रेसी कि भले ही हमने हमारे लीडर्स को चुन लिया, बट जो लीडर्स वहाँ पर लीड कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही काम करना है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखे हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को रूल करना है। ओके, और उसके साथ साथ सिटीजन्स के जो बेसिक राइट्स हैं उसके बारे में भी ध्यान रखना है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।